सीमेंट के इंग्रेडिएंट के बारे में पढ़ लिया है, वॉक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया है। वॉक्स कंपाउंड पढ़ने के बाद हमने ये पढ़ा कि सीमेंट की टेस्टिंग कैसे की जाती है, सीमेंट को बनाया कैसे जाता है, उसके ड्राई मेथड्स, उसके वेट मेथड, दोनों को हमने देख लिया है। आज जो है नेक्स्ट लेक्चर में सीमेंट की टेस्टिंग हम लोग देखेंगे। सीमेंट की टेस्ट कैसे की जाती है, तो सीमेंट के दो तरीके के टेस्ट होते हैं। एक जो होता है फील्ड टेस्ट होता है और एक लैब टेस्ट होता है। इस दो तरीके में टेस्ट जो होता है वो हम ये बता सकते हैं कि एक तो फील्ड टेस्ट होता है जो फील्ड पे किया जा सकता है, उसको टच करके, उसको शूट करके और तरह तरह कैसे फील्ड टेस्ट किया जाता है। लेकिन लैब टेस्ट जो होता है वो लैब में किया जाता है, बाकायदा इंस्ट्रूमेंट होते हैं लैब टेस्ट के लिए और उससे किया जाता है। तो दो तरीके के टेस्ट हो गए, एक तो लैब टेस्ट हो गया और दूसरा जो हो गया वो क्या हो गया, फील्ड टेस्ट हो गया। तो आज जो है हम लोग दोनों टेस्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, दोनों टेस्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लैब टेस्ट है और फील्ड टेस्ट है। इसमें सबसे जो है वो इम्पॉर्टेंट लैब टेस्ट होता है। बहुत से सवाल लैब टेस्ट से पूछे जाते हैं। फील्ड टेस्ट जो है फिजिकल फील करके बताया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं क्या होता है, कैसे फील्ड टेस्ट किया जाता है। तो आप पहला लाइन लिखा हुआ है कि मस्ट पोजेस ग्रे कलर, तो ये यूनिफॉर्म ग्रे कलर होना चाहिए, ये देख के बता सकते हैं ना। तो आपको दोनों में अंतर ये बता दें कि फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट में क्या क्या अंतर होता है। फील्ड टेस्ट को करना बहुत आसान होता है, समझना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। जैसे ये बोल दिया इट मस्ट पोजेस यूनिफॉर्म ग्रे कलर। अब ग्रे कलर में कितने तरीके की शेडिंग होती है, तो वो एक्सपीरियंस वाला आदमी होगा, वही बता पाएगा कि ये शेडिंग कितने तरीके की हैं और कौन सी ग्रे की शेडिंग की बात कर रहा है। तो ये बात तय है कि फील्ड टेस्ट को करना तो बहुत आसान है। कितना देर लगा, देख के ही समझ गया नहीं, बट उसको समझना बहुत मुश्किल है कि कौन सा ग्रे कलर होना चाहिए, ग्रे कलर की शेडिंग में कौन से ग्रे कलर को पकड़ना है, ये कॉम्प्लेक्स है। वाई लैब टेस्ट है, इसको तो करना कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसको इक्विपमेंट लाया जाता है, फिर इक्विपमेंट्स में चीज़ों को डाला जाता है, फिर टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग करने के बाद जो डाटा आता है, टेस्टिंग करना कॉम्प्लेक्स है, बट एक बार डाटा आ गया तो हम आसानी से बता सकते हैं कि किस कलर की बात हो रहा है या उसका जो रिजल्ट आया है वो क्या मैनिफेस्ट करना चाहता है। तो दोनों में अंतर स्पष्ट है। जैसे दूसरा इट मस्ट फील स्मूथ व्हेन रब्ड बिटवीन द फिंगर, मतलब आप जो है उसको फिंगर से टच कर रहे हैं तो स्मूथ होना चाहिए। ये स्मूथनेस किसका टेस्ट हो गया, ग्राइंडिंग का टेस्ट हो गया। ग्राइंडिंग का कैसा टेस्ट हो गया, फील्ड टेस्ट हो गया। नहीं कि आप ग्राइंडिंग कैसे किए हुए हैं सीमेंट की, ये टच करके बता देंगे कि कैसा होना चाहिए, स्मूथ फीलिंग होनी चाहिए उसको टच करने के बाद, रुखड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये हमारी दूसरी लाइन का मतलब है। तीसरा क्या हो गया, इट मस्ट फ्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ एयर सेट लम्स। ये बताता है कि सेटिंग जो है हमारी, जो सेटिंग जो हो रही है सीमेंट की वो हो रही है। नहीं तो ये सेटिंग हो रही है हमारी, एयर सेट लम्स अगर मौजूद हैं इसका मतलब हमारा जो रिएक्शन है वो पहले से सीमेंट की रिएक्शन हो रही है, उसने वाटर ऑब्जर्व कर लिया है। तो ये प्री हाइड्रेशन जो होता है उसका संकेत है कि सीमेंट का प्री हाइड्रेशन हो गया है या हो रहा है। इसी वजह से क्या है, एयर सेट लम्स बना लिया है, एयर सेट लम्स बना लिया है। तो ये क्या हो गया, ये वाला तो यूनिफॉर्म, इट पोजेस यूनिफॉर्म ग्रे कलर, ये तो कलर की टेस्टिंग हो गई। दूसरा हो गया ग्राइंडिंग की टेस्टिंग हो गई, और तीसरा हो गया ये बताता है कि हमारा जो है प्री हाइड्रेशन हुआ है कि नहीं सीमेंट में। अगर उसमें एयर लम्स अगर मौजूद हैं तो हम ये समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे कि हमारा जो सीमेंट है वो पहले से वाटर ऑब्जर्व किया हुआ है और थोड़ा उसका हाइड्रेशन हुआ है। तो ये तीन जो है टेस्ट समझ में आया, फील्ड टेस्ट,
चौथा फील्ड टेस्ट बता रहा है इट मस्ट श्रिंक, डूब जाना चाहिए, इट मस्ट श्रिंक नॉट फ्लोट व्हेन थ्रोन इन बकेट ऑफ वाटर। बकेट ऑफ वाटर में इसको डाला जाए तो ये क्या कर जाना चाहिए, हमारा सिंक कर जाना चाहिए। सिंक मतलब डूब जाना चाहिए। ये किसका टेस्ट है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट। हमको मालूम है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, 3.15 होनी चाहिए। 3.15 के लगभग आसपास है। तो ये वाटर, ये क्या होगा, पानी में क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। अगर फ्लोट करने लगा इसका मतलब क्या है कि उसने हाइड्रेशन हो गया है उसमें, या उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अल्टर हो गई है किसी माध्यम से, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी तो 3.1 है। अगर 3.1 एक्चुअल है तो वो तुरंत सिंक कर जाएगा। ये सिंकनेस ये बताता है कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो सही है, उसमें और तरह के पार्टिकल मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, अब जो है इसके आगे देखते हैं। ये 4 टेस्ट हमारे हो गए। चौथा टेस्ट के बाद 5वां टेस्ट क्या है, इसको समझते हैं। इट मस्ट फील कूल एंड नॉट वार्म, इट मस्ट फील कूल एंड नॉट वार्म। ये क्या होना चाहिए, कूल शो करना चाहिए, वार्म नहीं होना चाहिए। अगर वार्म शो कर रहा है इसका मतलब क्या है कि अभी जो है मौजूदा हालात में उसका हाइड्रेशन हो रहा है नहीं। इसलिए हाइड्रेशन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये बताएगा कि वहाँ से वार्म जो है निकल रहा है, मतलब गर्म कुछ चीज़ निकल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। उसको छूने पे कैसा महसूस होना चाहिए, कोल्ड महसूस होना चाहिए। अगर कोल्ड महसूस हो रहा है तो हाइड्रेशन जो है उसमें नहीं हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट पे। अगर वो हाइड्रेशन होता तो कैसा महसूस होगा, वार्म होता, क्योंकि हाइड्रेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पानी के साथ सीमेंट का जो रिएक्शन होता है हाइड्रेशन बोलते हैं उसको। पानी के साथ किसी भी चीज़ का रिएक्शन हाइड्रेशन होता है। सीमेंट के साथ हाइड्रेशन जो रिएक्शन हुआ वो हाइड्रेशन हो गया, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और वो रिएक्शन जो है ये बताता है कि हीट इवॉल्व हो रहा है। अगर हीट इवॉल्व नहीं होगा तो कैसा महसूस होगा, कूल महसूस होगा नहीं। तो अगर कूल महसूस हो रहा है तो ये बता रहा है कि हाइड्रेशन अभी नहीं हो रहा है। ठीक, उसके बाद ये F नंबर क्या कह रहा है, पेस्ट ऑफ द सैंपल मस्ट फील स्टिकी बिटवीन द फिंगर। अगर आप सीमेंट के पेस्ट बना रहे हैं, अगर आप सीमेंट के पेस्ट बना रहे हैं, अगर आप सीमेंट के पेस्ट बना रहे हैं तो उसको अगर आप टच करते हैं तो कैसा शो करना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, चिपचिपा होना चाहिए। चिपचिपा होगा इसका मतलब क्या है कि सीमेंट में बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, तो ये चिपचिपा होना चाहिए। इट शुड स्टिकी, इट मस्ट स्टिकी, इट मस्ट फील स्टिकी, स्टिकी महसूस होना चाहिए। ठीक है। और जी नंबर क्या कह रहा है कि ये जो है ये बता रहा है कि द थिकनेस, एक थिक पेस्ट बनाते हैं सीमेंट का ओवर द ग्लास प्लेट। एक थिक पेस्ट बना लेते हैं सीमेंट का और उसको ग्लास पेस्ट पे रख देते हैं और उसको पानी में इमर्ज करते हैं। कितना देर के लिए, 24 आवर के लिए। तो इट मस्ट सेट, ये सेट हो जाना चाहिए। इट शुड नॉट शो एनी साइन ऑफ क्रैक, क्रैक नहीं सोना होना चाहिए। इसका मतलब उसकी सेटिंग सही हो रही है। तो ये सेटिंग का टेस्ट हो गया, सेटिंग का फील्ड टेस्ट हो गया। देखने के लिए क्या करेंगे कि हम एक पेस्ट बना लेंगे, पेस्ट को ग्लास पे रख लेंगे, उसको 24 आवर के लिए मर्ज कर देंगे। अगर उस पर अगर क्रैक नहीं आ रहा है तो हम समझ जा रहे हैं कि सीमेंट की सेटिंग क्या है। तो ये चीज़ों को तो करना बहुत आसान है। देखना है, इट फील कूल एंड नॉट वार्म। ठीक है, गर्म नहीं महसूस होना चाहिए, ठंडा। बट कितना ठंडा महसूस होना चाहिए ये किससे मालूम चलेगा, एक्सपीरियंस से मालूम चलेगा। तो इन सब चीज़ों को करना तो बहुत आसान है, लेकिन समझने के लिए हमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। तभी हम आसानी से फील्ड टेस्ट को इंटरप्रेट कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, उसको बता पाएंगे। नहीं तो हमको कुछ भी नहीं मालूम चलेगा। लेकिन इसके अलग जो लैब टेस्ट है उसको करना मुश्किल है। अभी देखेंगे करके, उसको करना मुश्किल है लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान है। तो आगे बढ़ते हैं क्या, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें ये स्ट्रेंथ हो गया, ये भी हमारा जो है वो फील्ड टेस्ट है, छोटा सा टेस्ट है, फील्ड में कर लेते हैं इसको। स्ट्रेंथ के लिए कैसे करते हैं, जैसे क्या किया आपने कि
ये कितना है, ये है 25 इंटू 25 mm हो गया, नहीं 25 इंटू 25 mm, और ये लंबा कितना हो गया 200 mm हो गया, नहीं। और इट्स इमर्ज इन वाटर फॉर 7 days। ये तो एक ब्लॉक बना लिया हमने सीमेंट का, ठीक है, और 7 दिन के लिए इसको क्या किया, पानी में इमर्ज कर लिया, ठीक। उसके बाद क्या किया कि एक इसको सैंपल को एक सपोर्ट पे रखा, और इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 150 mm है, और ऊपर से जो हमने लोड लगाया हुआ है वो लोड कितना लगाया हुआ है, लोड लगाया हुआ है यहाँ दिया हुआ है 340 न्यूटन का। तो ये एग्जैक्ट तो स्ट्रेंथ नहीं बताएगा हमें, एग्जैक्ट स्ट्रेंथ नहीं बता रहा है कि हमने एक ब्लॉक बना लिया, इसके बीच में 2 पॉइंट लोडिंग कर दी, दोनों के बीच का डिस्टेंस 150 mm है, और ऊपर से लोड कितना दिया 340 न्यूटन। 340 न्यूटन लोड देने के बाद नीचे में है कोई क्रैक नहीं आया, कोई क्रैक नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये स्ट्रेंथ में सही है। सैंपल शुड नॉट शो एनी साइन ऑफ फेल्योर। तो ये स्ट्रेंथ का टेस्ट है, कोई भी फेल्योर नहीं देना चाहिए, ये स्ट्रेंथ का टेस्ट है। एग्जैक्टली स्ट्रेंथ तो नहीं बता रहा है, ये टेस्ट बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है ना, कि इस पे 340 न्यूटन का लोड लगाया तो यहाँ पे कोई भी क्रैक डेवलप नहीं होना चाहिए नीचे में, एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि हाँ अगर यहाँ पे क्रैक नहीं आएगा तो उसका स्ट्रेंथ क्या है, सही है, मतलब हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फील्ड टेस्ट हो गया। अब ये तो करना बहुत आसान है, ये कर सकते हैं तुरंत, लेकिन इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। सारे फील्ड टेस्ट के लिए यही बात है। अब एक एक ये तो हो गया हमारा स्ट्रेंथ का टेस्ट। अच्छा, अब हम लोग जो है लैब टेस्ट करते हैं, एक एक करके लैब टेस्ट पकड़ते हैं। जैसे फाइनेस के लिए लैब टेस्ट है हमारा, उसको पकड़ते हैं। देखिए फाइनेस के लिए लैब टेस्ट क्या है, फाइनेस के लिए लैब टेस्ट क्या है हमारा, ये फाइनेस क्या बताता है, सीमेंट की ग्राइंडिंग कितनी प्रॉपर हुई है। ग्राइंडिंग मतलब उसका जो पीसना होता है, जो सीमेंट सोल जो मिलते हैं, सीमेंट क्लिंकर्स मिलते हैं, वो लम्प फॉर्म में मिलते हैं, और उसको फिर ग्राइंडिंग की जाती है, और ग्राइंडिंग करने के बाद उसकी पैकेजिंग की जाती है। तो वो ग्राइंडिंग जो है किस स्तर की हुई है वो हमें कौन बताता है, फाइनेस टेस्ट बताता है। फाइनेस टेस्ट में पहला जो टेस्ट है वो सीप टेस्ट होता है। सीप टेस्ट क्या होता है, छन्नी से छानते हैं इसको और इसको इंटरप्रेट करते हैं इस टेस्ट को। क्या है इसमें, इस टेस्ट में क्या करना है कि एक सीप्स लेना है 9 नंबर 9, जो कि कितना का होगा 19 न्यू का होगा, ठीक है। इसमें सीमेंट रख देंगे, इसमें सीमेंट रख देंगे, और सीमेंट रखने के बाद इसको कंटिन्यूअसली जो है 15 मिनट तक इसको सीविंग करेंगे। 15 मिनट सीविंग करने में अलॉन्ग विथ क्या करेंगे, एयर लम्स है, जो एयर लम्स है उसको तोड़ेंगे, हाथ से तोड़ते जाएंगे और सीविंग करते जाएंगे। सीविंग करने के दौरान ये जो वेट कुछ नीचे पार्टिकल चला जाएगा, कुछ पार्टिकल नीचे चला जाएगा और कुछ ऊपर अटक जाएगा, नहीं तो 19 म्यू का जो सीप्स है इसके ऊपर कुछ रिटेन हो जाएगा। ये मान लेते हैं ये रिटेन वाला वेट हो गया, RT हो गया, नहीं, और वेट टोटल हो गया, ठीक है। इस पर रिटेन कितना हो गया है, RT। टोटल वेट आपने कितना डाला हुआ है, यहाँ 100 ग्राम डाला हुआ है, 100 ग्राम वेट लिया है, और रिटेन करने के बाद RT जो है रिटेन हुआ है, बाकी सब नीचे चला गया है, नहीं तो ये नीचे चला गया है। तो इसका जो है परसेंटेज रिटेंशन निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज रेसिड्यू वो कितना होगा, RT डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 हो गया, नहीं। इट नॉट बी ग्रेटर देन, इट नॉट बी एक्सीड देन 10%, एक्सीड नहीं होना चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परसेंटेज रेसिड्यू जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10% से ज़्यादा हो गया इसका मतलब ग्राइंडिंग सही से नहीं हुई है, ज़्यादा अटक गया
इसका मतलब आपने लेस ग्राइंडिंग की हुई है। अगर कम अटक गया इसका मतलब ओवर ग्राइंडिंग की हुई है। तो ये 10 के आसपास होना चाहिए परसेंटेज रेसिड्यू। तो ये फाइनेस्ट टेस्ट है, इसको करना मुश्किल है, लेकिन एक बार ये आ गया 10% कितना परसेंटेज है, तो इसको इंटरप्रेट करना बहुत आसान है कि हमको पहले से डाटा मौजूद है, अगर उस रेंज में आ रहा है तो ठीक है, उस रेंज में नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो इसको इंटरप्रेट करना बहुत आसान है, लेकिन करना फील्ड पे मुश्किल है। सबसे पहले तो आपको सीमेंट लाना है 100 ग्राम, फिर इसको सीविंग का प्रोसेस करना है। और इसके पहले वाले टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, इसको आसानी से छू के फिजिकली बता सकते थे हम लोग, नहीं कि उसका फाइनेस क्या है, बस छू के ही तो देखना था कि ये स्मूथ है कि नहीं। तो ये तो टेस्ट है, इसको करना मुश्किल है, बस इंटरप्रिटेशन बहुत आसान है। और वो वाला टेस्ट को करना जो है बहुत आसान है, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने में एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया हमारा पहला फाइनेस का टेस्ट। फाइनेस का टेस्ट जो है, फाइनेस का टेस्ट जो है ये तो ऐसे करता है। और फाइनेस किस तरह चीजों को प्रभावित करता है ये देख लेते हैं। फाइनेस जो है, फाइनेस फाइनेस ये बताता है कि ग्राइंडिंग हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, ग्राइंडिंग हुई है कि नहीं, ग्राइंडिंग हुई है कि नहीं। ठीक है, ग्राइंडिंग से क्या होता है, ग्राइंडिंग कितनी हुई है उससे कंट्रोल द पार्टिकल साइज, कंट्रोल पार्टिकल साइज। ठीक है, इससे पार्टिकल साइज कंट्रोल हो गया। फाइनेस क्या बताता है कि ग्राइंडिंग हुई है कि नहीं। ग्राइंडिंग से क्या होता है, पार्टिकल साइज को कंट्रोल किया जाता है। तथा इसके बाद क्या हो जाता है, ये पार्टिकल का डी कैसा है, डी वो उससे इंटरप्रेट होता है इसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया। इसको क्या बोलते हैं, एरिया बाय मास। तो अगर बात करें एरिया बाय मास, तो ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके हो जाएगा, डी के हो जाएगा। नहीं, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पाई आर 4/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये वॉल्यूम उसका लिख देंगे। नहीं, तो जो भी साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी हो जाएगा। नहीं, तो फाइनेस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी हो जाता है। फाइनेस किस पे डिपेंड करता है, ग्राइंडिंग पे डिपेंड करता है। इससे कौन सा साइज ग्राइंडिंग कितनी की जा रही है, इससे क्या होता है कंट्रोल, पार्टिकल साइज का कंट्रोल होता है। पार्टिकल साइज जो है वो ये बताता है कि स्पेसिफिक एरिया कितनी है उसकी। नहीं, अच्छा, स्पेसिफिक एरिया से मालूम चलता है रेट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, और रेट ऑफ हाइड्रेशन से मालूम चलता है रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। और क्या मालूम चलता है, रेट ऑफ सेटिंग। और क्या मालूम चलता है, रेट ऑफ अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। ठीक, तो इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है कि फाइनेस से जो क्या मालूम चलता है कि इसकी ग्राइंडिंग हुई है या नहीं। ग्राइंडिंग से ये मालूम चलता है कि पार्टिकल का साइज कैसा है। नहीं, ग्राइंडिंग ये बताता है कि पार्टिकल का साइज कैसा है। साइज अगर मालूम चल गया तो उससे स्पेसिफिक सरफेस एरिया तय हो जाती है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितनी है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होती है। ये तय कर देता है रेट ऑफ हाइड्रेशन को। स्पेसिफिक सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। क्योंकि हाइड्रेशन कैसा प्रोसेस है, सरफेस प्रोसेस है। ये हाइड्रेशन सरफेस पे होता है। तो जितना स्पेसिफिक एरिया ज़्यादा होगा, मतलब पार्टिकल जितना छोटा होगा उतना ही क्या हो जाएगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। अच्छा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ।
गेन रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है तो गेन ऑफ स्ट्रेंथ भी जल्दी हो जाएगा, रेट ऑफ सेटिंग भी जल्दी हो जाएगी, और रेट ऑफ अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन भी तेज़ी से होता है। तो ये टोटल चीज़ है, ये टोटल चीज़ को हम समझ गए। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। तो ये किसका चीज़ है? फाइनेंस का टेस्ट है। फाइनेंस के टेस्ट को हम समझ गए, फाइनेंस का टेस्ट कैसे होता है इसको भी समझ गए। अब दूसरा टॉपिक पे आते हैं, एयर परमिट। ये भी फाइनेंस का टेस्ट है। ये भी किसका टेस्ट है बाबू? फाइनेंस का टेस्ट है। एयर परमिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको, एयर परमिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? एयर परमिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, एयर परमिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है बाबू? इसमें ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जैसे एक बेड रख दिया हमने, ठीक है, और इसके ऊपर सीमेंट के पार्टिकल है, ये सीमेंट के पार्टिकल हो गए, सीमेंट के पार्टिकल हो गए, ये सीमेंट के क्या हो गए? पार्टिकल हो गए। और यहां से क्या किया जा रहा है? यहां से क्या किया जाता है? ई एनर्जी से एयर को इस बेड से गुजारा जा रहा है, ठीक है। तो ई एनर्जी से यहां से एयर को छोड़ा जा रहा है। यहां से निकलेगा कैसे? E2 से निकलेगा, ठीक है, E2 से निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी दिया गया एयर को और यहाँ से पास हुआ तो यहाँ एनर्जी E2 हो गया। तो ये जो है E1 और E2 मतलब जो एनर्जी का लॉस है उसको कोरिलेट किया जा रहा है सरफेस एरिया से। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। कहने का क्या मतलब है कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो देख लेते हैं, जैसे लॉस क्या हो गया? लॉस हो गया E1 माइनस E2। लॉस कितना हो गया बाबू? E1 माइनस E2 लॉस हो गया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? सरफेस एरिया के, स्पेसिफिक सरफेस एरिया के। और स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है? 1/d के। नहीं, मतलब पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना बड़ा होगा। तो इस लॉस को कोरिलेट कर दिया साइज से, मतलब जितना फाइन होगा उतना ज़्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा उतना लॉस हो गया। तो इस लॉस को जो है वो रिलेट कर दिया गया है इसके फाइनस, इसके डायमीटर से रिलेट कर दिया। और ये टेस्ट इसी पे बेस्ड है। तो लिखा भी है, द प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द रिलेशन बिटवीन फ्लो ऑफ एयर थ्रू द बेड ऑफ द सीमेंट पार्टिकल्स एंड सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल फॉर्मिंग द सीमेंट बेड। ये सरफेस एरिया जो फॉर्म किया हुआ है जो बेड, इससे इस लॉस को रिलेट कर दिया। नहीं तो जितना लॉस होगा इस लॉस को मेजर कर लेंगे और इसको किससे कैलिब्रेट कर देंगे? इससे डायमीटर से कैलिब्रेट कर देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा। ये जो टेस्ट है इसका नाम क्या है? इस सेपरेटर्स का ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। इसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं बाबू? ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट। ये किस सिद्धांत पे वर्क करता है? ये इस सिद्धांत पे वर्क करता है कि ये दोनों का जो एनर्जी लॉस हुआ बीच का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया हो गया और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? डायमीटर हो गया, ठीक है। और फाइनेस ऑफ द सीमेंट इज रिपोर्टेड इन स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया से डिनोट कर दिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होना चाहिए? इससे कम नहीं होना चाहिए। कितना? 2250 cm स्क्वायर पर ग्राम से क्या होना चाहिए? कम नहीं होना चाहिए। तो ये टेस्ट हो गया। ये टेस्ट आसानी से याद किया जाता है, एक आसानी टेस्ट है। बस हमको क्या याद रखना है कि इसको ये लॉस जो लॉस है, एयर का लॉस है, उसको किससे कोरिलेट कर दिया? स्पेसिफिक सरफेस एरिया से हो गया, जो फाइनली किस पर डिपेंड करता है? कितनी ग्राइंडिंग हुई है, नहीं उसका डायमीटर कितना है, ठीक है, इससे कोरिलेट हो गया हमारा, ठीक है।
तो ये एयर परमेबिलिटी का टेस्ट है, इस टेस्ट को याद रखना है हमें। ओपीसी के लिए कितना होना चाहिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 cm² ग्राम। क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एयर परमेबिलिटी मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हाट, साउंडनेस ऑफ द सीमेंट, नो, सेटिंग टाइम, नो, फाइनेस ऑफ द सीमेंट इज द राइट आंसर, नहीं, तो फाइनेस इज द सीमेंट इज द राइट आंसर। अब ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट क्या कह रहा है कि इस एपरेटस, एक एपरेटस है, उससे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो मेजर की जाती है, उस स्पेसिफिक इसका नाम होता है ली चैटेलियर फ्लास्क। अभी हम फोटो बनाएंगे। यूज्ड टू परफॉर्म दिस टेस्ट, ठीक। फिर इसमें क्या किया जाता है, नॉन पोलराइजिंग लिक्विड डाला जाता है, अभी देखेंगे, ठीक है, लाइक केरोसिन और नैप्थालीन, ठीक। तो इसके लिए हम डायग्राम बनाना चाहते हैं, वो डायग्राम देख लेते हैं। जैसे एक इसको क्या बोलते हैं, इस फ्लास्क को क्या बोलते हैं, ली चैटेलियर फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। सबसे पहले तो एक वाटर बाथ नहीं है, ये है वाटर बाथ। वाटर बाथ इसलिए लिए क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो लैब एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर में हो, उसके लिए क्या लिया है हमने, ये वाटर बाथ लिया है। नहीं, ये वाटर बाथ क्या करके देगा हमें, कांस्टेंट टेम्परेचर करके देगा। नहीं, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, वो लंबे समय जब तक हमारा एक्सपेरिमेंट चलेगा तब तक ये टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट जो किया जा रहा है वो किसमें डुबा के किया जा रहा है, वाटर बाथ में डुबा के किया जा रहा है, ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, इस टेस्ट के दौरान क्या करते हैं, इस टेस्ट के दौरान क्या करते हैं कि इसमें क्या डालते हैं, इसमें 64 ग्राम सीमेंट डालते हैं, ठीक। पर और इसमें पहले क्या डाला हुआ है, केरोसिन और नेप्थालीन डाला हुआ है, ठीक है, केरोसिन और नेप्थालीन डाला हुआ है, ठीक है। केरोसिन डाला हुआ है, सबसे पहले तो केरोसिन डाला है और नेप्थालीन डाला, तो ये डालने के बाद यहाँ तक आया हुआ था, ये डोनेट कर लिया, किससे रीडिंग कर लिया, एक्स से, मतलब एक्स लेवल था इसमें। अच्छा, जब इसमें 64 ग्राम ऑफ सीमेंट डालते हैं तो ये कहाँ तक आ जाता है, पानी यहाँ तक आ जाता है, एक्स से कितना आ गया, वाई तक आ गया, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद उसको ये जब इसमें सीमेंट डाला तो वाई तक चला गया। अच्छा, इसको डालने के बाद इसमें कुछ एयर भी चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, तो एयर भी गया है इसके साथ, और इसमें दो चीज मिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, केरोसिन के साथ मिक्स हो गया, और कुछ एयर भी चला गया, तो उसको लगातार स्टीयर करते हैं, हिलाते हैं। हिलाने के बाद क्या होगा, एयर बबल्स के रूप में वापस निकल जाएगा, और ये वाई पे जो था वो अब घट के कहाँ आ जाएगा, जेड पे आ जाएगा, तो यहाँ आ गया, जेड पे आ गया, नहीं, तो ये जेड पे आ गया, ठीक है। अब ये जेड पे आ गया, तो क्या हो गया, जेड पे आ गया। अच्छा, जेड पे आ जाने के बाद अब इसको मेजर कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या मेजर कर सकते हैं कि जेड माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड हो जाएगा, नहीं,
वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड। जेड और माइनस एक्स, क्या जितना ये सीमेंट डाला हुआ है उसका वॉल्यूम मेजर कर लिया, जेड माइनस एक्स। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जी डैश निकाल सकते हैं। जी डैश क्या हो जाएगा, गामा ऑफ सीमेंट सॉलिड डिवाइडेड बाय गामा ऑफ केरोसिन। तो ये कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सीमेंट सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ केरोसिन हो जाएगा। इसको कितना बोल सकते हैं, इसको मास ऑफ सीमेंट सॉलिड बोल सकते हैं, मास ऑफ सीमेंट सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड बोल सकते हैं, और ये डिवाइडेड बाय रो इनटू क्यू हो जाएगा। वॉल्यूम को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जेड माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, जेड माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे नहीं। तो ये हमारा जी डैश निकल गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल गया, जी निकल गया, किसके टर्म में निकल गया, रो ऑफ केरोसिन के टर्म में निकला है नहीं। रो ऑफ केरोसिन के टर्म में कितना निकला, इतना निकला। इसको क्या लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं, और इसको जेड माइनस एक्स लिख सकते हैं, और रो के लिख सकते हैं नहीं, रो के। तो ये हमारा आ गया ठीक। अच्छा, इसी जी को क्या लिख सकते हैं, इसको जी के टर्म में कितना लिख सकते हैं, 64 डिवाइडेड बाई जेड माइनस कितना है, जेड माइनस सॉरी ये y माइनस एक्स होगा, ये y माइनस एक्स होगा, y माइनस एक्स, y माइनस नहीं जेड माइनस एक्स, ठीक है, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। तो ये जेड माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जेड माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई इन द टर्म ऑफ वाटर नहीं, ये तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, और ये हो गया जी डैश, क्योंकि हमने किससे रिलेटेड में निकाला हुआ है, हमने केरोसिन के रिलेटेड में निकाला हुआ है। बिकॉज अगर यहाँ पे वाटर लेंगे, अगर वाटर लेंगे तो सीमेंट उसके साथ क्या कर लेगा, हाइड्रेशन के प्रोसेस में चला जाएगा, इसलिए नॉन पोलराइजिंग लिक्विड लेते हैं ठीक। नॉन पोलराइजिंग लिक्विड लेने का क्या हो जाएगा, यही फायदा हो गया नहीं। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जी इक्वल टू जी डैश इंटू जी ऑफ केरोसिन ठीक है। ये तो एक्सपेरिमेंट से निकल गया, ये मालूम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन मालूम है, तो जी ऑफ क्या निकल गया, जी ऑफ सीमेंट निकल गया नहीं। तो इसमें पोलराइजिंग लिक्विड इसलिए डालते हैं क्योंकि ये सीमेंट के साथ रिएक्शन ना कर ले, इसलिए ये निकल गया जी डैश। फिर हमने थ्योरेटिकल जी निकाल लिया और दोनों को कंपेयर करके क्या निकाल लिया, जी निकाल लिया। जी इज इक्वल टू जी डैश इंटू जी के, ये तो हमको मालूम है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन, और ये जी डैश क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट से मिल गया, एक्सपेरिमेंट से मिल गया। तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा को लेके हम लोग जी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट का निकल सकता है ओके। तो इस फ्लास्क को क्या बोलते हैं, ली चैटेरियर फ्लास्क बोलते हैं। ये फ्लास्क का नाम क्या है, ली चैटेरियर फ्लास्क। एक बार और इसको समझ लेते हैं आसानी से कि ये एक फ्लास्क लिया, फिर इसमें केरोसिन पुट किया, तो केरोसिन का यहाँ तक आ रहा था, और फिर उसमें 64 ग्राम सीमेंट डाला तो ये यहाँ तक वाई तक आ गया। फिर इसको स्टेयर किया तो ये कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, जेड तक आ गया, और जेड माइनस एक्स क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड हो गया। जेड माइनस एक्स वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड, इससे जी डैश निकाल लिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटेड टू व्हाट, केरोसिन, ये एक्सपेरिमेंट से मालूम चल गया। थ्योरेटिकल हमें ये मालूम है, या ऐसे निकाल भी सकते हैं, जी इज इक्वल टू 64 जेड माइनस ऑफ एक्स इंटू रो ऑफ वाटर, और ये दोनों को कंपेयर करके जी निकाल लिया, और जी कितना आ जाएगा, जी डैश जो ये निकाला हुआ है मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ केरोसिन, जी ऑफ केरोसिन, और इससे जो है हम निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े, 3 फील्ड एक्सपेरिमेंट तो सारे पढ़ लिए, और लैब एक्सपेरिमेंट में अभी तक 3 पढ़ा है। इसके आगे की कहानी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे।